नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से जानकारी आपको देते चले। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सेहत में सुधार, ये बड़ी अहम जानकारी आपको दे रखे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सेहत में सुधार। गुरुवार को मुख्यमंत्री की चेस्ट का सिटी स्कैन करवाया गया। सिटी स्कैन की रिपोर्ट सामान्य आई है। 28 दिसंबर को दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब मुख्यमंत्री की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। चिकित्सक ने जानकारी दी है, तो ये पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं। नए साल में बिल्कुल स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। हालांकि उम्मीद है जल्द उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। 28 दिसंबर को दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। हालांकि उससे पहले कोरोना पॉजिटिव भी थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि उनकी सेहत में पहले से काफी सुधार हुआ है और अब स्थिति सामान्य है। उनकी चेस्ट का भी सिटी स्कैन किया गया और भी कुछ टेस्ट करवाने हैं, जिसके बाद जल्द उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने नए साल की सभी को बधाई दी। कहा, नया साल नई उम्मीदें, सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार ने मंगल कामना, मैं उन सभी से ये मंगल कामना करता हूं। तो बताते चले, नए साल की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री ने दी है। बड़ी जानकारी, नए साल की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी बधाई और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने शुभकामना देते हुए कहा कि नया साल नई उम्मीदें, सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। और इसी के साथ हम भी ये कामना करते हैं कि मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ हो, उनका जो स्वास्थ्य है वो जल्द सामान्य हो जाए और डिस्चार्ज होकर वापस लौटे। बताते चले, इस नए साल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। देहरादून से जानकारी, मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दी नववर्ष की हार्दिक बधाई। प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जारी किया अपना संदेश। प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना की। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और अहम जानकारी आपको देते चले। उत्तराखंड बीजेपी में कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। शिव प्रकाश को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। शिव प्रकाश को 5 राज्यों का प्रभारी बनाया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी और आंध्र प्रदेश और बंगाल की भी जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्ति की। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां शिव प्रकाश को अब 5 राज्यों का प्रभारी बना दिया गया। बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश, बंगाल की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्ति की है और उसी के साथ ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है उन्हें कमान सौंप दी है। यह अहम जानकारी आपको दे रखे हैं। तो बड़ा फेरबदल देखने को मिला है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ नए साल की शुरुआत। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्ति की। उत्तराखंड बीजेपी में कई बड़े फेरबदल देखने को मिले। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे पूरा अपडेट लेंगे। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला है और उसी के साथ जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जरा इस पर पूरा अपडेट दें।
देखिए, अगर भाजपा संगठन में फेरबदल की बात करें तो ये आगामी चुनावों को देखकर फैसला किया गया। खासकर जो शिव प्रकाश है, सह संगठन महामंत्री है, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जिम्मेदारी देख रहे थे, लेकिन उनको अब बंगाल की भी जिम्मेदारी गई है। ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से भाजपा ने अपने बड़े नेताओं को, जिनको काफी एक्सपीरियंस है, उनको जिम्मेदारी दी है ताकि वहां पर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे और बड़ी सीटें जीते। इसके साथ ही वी सतीश जो संगठक थे, दिल्ली केंद्र था उनको संसदीय कार्यालय, समन्वय, SC/ST मोर्चा और विशेष संपर्क की जिम्मेदारी गई है। वहीं सौदान सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, चंडीगढ़ में मौजूद है, उनको हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ की जिम्मेदारी गई है। इसके साथ ही शिव प्रकाश, सह संगठन महामंत्री, उनको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल यानी जो नॉर्थ ईस्ट के जो बड़े राज्य हैं उनकी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि जो अभी आने वाले चुनाव है बंगाल में, उसमें वो जीत सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है। वहीं दो पार्टियों के चुनावी युद्ध के बीच इस बार आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी युद्ध लड़ने के लिए बिगुल बजा दिया, तो देवभूमि का विधानसभा चुनावी युद्ध त्रिकोणीय होते हुए दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद विधानसभा चुनाव में हमेशा कांग्रेस और बीजेपी में ही युद्ध देखने को मिलता रहा है। कभी सत्ता कांग्रेस के पास जाती है तो कभी बीजेपी के पास, लेकिन इस बार उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के समीकरण कुछ और बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का बिगुल बजा दिया है। उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़के सरकार बना के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इलाके का डेवलपमेंट, उन पे जो काम दिल्ली में हुए हैं वो होने चाहिए वहाँ। देवों की नगरी में दो पार्टियों में होने वाला युद्ध इस बार त्रिकोणीय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव दिलचस्प होगा। कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टी के पदाधिकारी नेता उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने का समीकरण लगाए बैठे हैं। कांग्रेसी और आप पार्टी अपना मुकाबला बीजेपी से बता रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी टक्कर के लिए किसी भी पार्टी को काबिल नहीं समझ रही। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक वाली का कहना है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं देगी और आप पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा। 2022 के चुनाव में कांग्रेस कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला होगा और हम लोग 2022 का चुनाव जीतकर उत्तराखंड के अंदर जनता के जनादेश पर, जनता के लिए जनता की सरकार बनाएंगे। दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता का कहना है कि पार्टी 57 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी और इस बार 2022 में 60 प्लस सीटें लाने का हमारा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी 57 विधायकों की प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है और आने वाले 2022 के इलेक्शन में हमारा लक्ष्य 60 प्लस का है, अर्थात उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में कोई नहीं है। बीजेपी और आप के बाद कांग्रेस कैसे पीछे रहती? कांग्रेस ने भी ताल ठोककर 2022 के लिए जीत का बिगुल बजाया और कहा कि जनता इस बार कांग्रेस को ही सत्ता में देखना चाह रही है। कांग्रेस जो है बीजेपी से डायरेक्ट फाइट करती है और बीजेपी की भी कांग्रेस से रहेगी, तो एक साल एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, यही चला हुआ है। और अदरवाइज भी आपने देखा कि बीजेपी से इस वक्त बहुत त्रस्त है जनता, तो फिर वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। आने वाले चुनाव को लेकर बिसात बिछ चुकी है और तीनों पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं।
जनता किसे जीत का ताज पहनाएगी और किसे हार का मुंह दिखाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। काशीपुर से अजहर मलिक, हिंदी खबर। खबर में आगे बढ़ते हुए देहरादून से जानकारी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजीव भरतरी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 86 बैच के IFS ऑफिसर बने उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक। जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं राजीव भरतरी। पहले वन्य जीव प्रतिपालक के पदों पर रह चुके हैं, कार्य कर चुके हैं और अब बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, जिसके बाद अब राजीव भरतरी का कद बढ़ गया है। 8 अजय 86 बैच के IFS ऑफिसर रह चुके हैं और उससे पहले वन्य जीव प्रतिपालक के पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। तो यह हम जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां राजीव भरतरी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और उसी से उनका कद भी ऊंचा हो गया है। यह हम जानकारी आपको दे दें और बता दें, 86 बैच के IFS ऑफिसर बने हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक। प्रमुख वन संरक्षक की कमान उन्हें दे दी गई है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर देहरादून से है, जहां बेरोजगार युवाओं ने पुलिस भर्ती की मांग को लेकर गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। दरअसल राज्य में पिछले 7 सालों से पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से बेरोजगार युवाओं में नाराजगी है, जिसके चलते युवाओं ने प्रदर्शन किया। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल का ये कहना है कि अगर सरकार ने जल्द पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं हाल ही में हुए त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में सरकार ने निर्णय लिया था कि पुलिस भर्ती मुख्यालय की जगह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड से कराई जाएगी, जिसका बेरोजगारों ने विरोध किया। बेरोजगारों की मांग है कि पुलिस भर्ती पुलिस मुख्यालय से ही कराई जाए। उत्तराखंड सरकार होश में आओ। देश हो या प्रदेश, महामारी के दौर में सब कुछ थम सा सकता है, सब कुछ बंद हो सकता है। जैसे लॉकडाउन के दौरान हुआ, स्कूल बंद हो सकते हैं, उद्योग धंधे, बाजार, दुकानें, मंदिर, सब कुछ बंद हो सकता है। यहां तक कि सदन तक बंद हुआ। लेकिन साहब, बस सिर्फ और सिर्फ सियासत ही है जो कभी थमती नहीं, कभी बंद नहीं होती। उत्तराखंड में भी यही हो रहा है। किसानों के नाम पर तो पहले से ही संग्राम छिड़ा हुआ था और अब उद्यान निदेशालय की शिफ्टिंग को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया। रिपोर्ट देखिए। उद्यान निदेशालय को देहरादून शिफ्ट करने का प्रस्ताव। सरकार के प्रस्ताव के विरोध में हरीश रावत ने चला दांव। उद्यान निदेशालय को लेकर हरीश रावत एक्शन में आए। सरकार को चेतावनी, कहा प्राण जाए, निदेशालय न जाए। मैं लड़ूंगा। मैं कहना नहीं चाहता था इस बात को। मुख्यमंत्री जी रुग्ण हैं, मैं इस समय ऐसी कोई चुनौती नहीं डालना चाहता था सरकार के सामने, मगर मुझे मजबूरन कहना पड़ा। उत्तराखंड में सत्ता की वापसी का सपना देख रही कांग्रेस त्रिवेंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। किसानों के मुद्दे पर तो कांग्रेस ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा है और अब उद्यान निदेशालय के शिफ्टिंग मामले को लेकर भी कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने तो सरकार को सीधी सीधी चेतावनी दे डाली है कि चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन उद्यान निदेशालय को चौबटिया से देहरादून शिफ्ट नहीं होने दूंगा। ये आप उत्तराखंड शब्द पर, उस कंसेप्ट पर, उस सोच पर चोट कर रहे हैं। आपने पहले पौड़ी से कृषि निदेशालय हटा दिया, ये पाप भी भाजपा के समय में हुआ, और अब चौबटिया रह गया था उद्यान निदेशालय, उसको भी अब शिफ्ट कर रहे। और उपलब्धि क्या बता रहे हैं कि हमने कौसानी से चाय वाला मामला जो है हम गैरसैंण लेकर के गए। तो ये इस सोच की इस सरकार की समझ है, तो इसलिए मैंने कहा कि इसके खिलाफ लड़ेंगे। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।